स्टडी किया कि फार्मिंग क्यों नहीं करना चाहता आने वाला लड़का। सबसे बड़ा कारण तो ये है, सरकारी आंकड़ा कहता है 80% से ज़्यादा किसान जो हैं लेस देन 2 हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर से बहुत बड़ा, लेस देन 2 एकर्स, 2 एकड़ से उसमें क्या उगाओगे और क्या बचाओगे। किसान को बाय डिफॉल्ट जाहिल माना जाता है। खेती से संबंध हमारे यहाँ करीब करीब 4-5 पीढ़ी से किसी का नहीं रहा। हाँ, प्रशासनिक सेवाओं में मेरे दादाजी और सब थे। कोई काम ऐसे छोटा बड़ा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन एक बच्चे को ये बोलने में शर्म आई कि मेरे पिताजी फार्मर हैं। अच्छा। तो वो हिट किया मुझे और मैंने सोचा कि ये नहीं, एटलीस्ट माई किड वेन एवर ही और शी इज़ देयर शुड नॉट बी अशेम, मतलब उसको शर्म नहीं आनी चाहिए बोलने की मेरे पिताजी खेती करते हैं। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। थोड़ी सी पूंजी मेरे पिताजी ने मेरे लिए बचा के रखी थी, उससे एक खेत खरीदा। पिताजी ने पहली बार देखा था इतनी सारी ज़मीन का क्या करेगा और गांव के लोग बोलते थे कि इतनी सी जमीन में क्या करें। फिर हमने चालू की लेमन ग्रास और तुलसी की खेती। पूरे जिले में आप छोड़िए, इंदौर के पास भी कहीं कोई नहीं करता था, हमने आके शुरू की। उसको सुखाया, उससे सुखा के एक बोधी पेय नाम का प्रोडक्ट है वो बना के, और इस तरह के 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं, 2-3 फार्मर से और जुड़े, इसको मिला के 3-4 प्रोडक्ट्स हमने बेचना चालू किया। दूसरे और प्रोडक्ट्स क्या क्या? दूसरे और प्रोडक्ट हमारे पास एक झिंगाट नाम से चाट मसाला है, ओके, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। हाँ। वो चाट मसाले का सबसे विशेष बात ये है कि उसमें हम साइट्रिक एसिड का उपयोग नहीं करते। जो बाजार के हर चाट मसाले में आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। जो बच्चे चाट के खाते हैं, अल्टीमेटली उनको या तो हड्डी गलाएगा या आर्थराइटिस की तरफ लेके जाएगा। ये मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये आप अभी बता रहे हैं कि ये आपका बहुत डिमांड है इसकी, तो चाट मसाला का कितना ही सेल होगा? भारत में कोई भी चीज़ तब तक सफल नहीं हो सकता, कोई भी प्रोडक्ट, जब तक वो मिडिल क्लास को अपील ना करे। सही बात। हमारे पैकेट पे कहीं पे आपको ऑर्गेनिक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम ऑर्गेनिक नहीं लिखते हैं, इसलिए उसको इस रेट पे बेच पाते हैं कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी। तो वो ऑर्गेनिक का इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। मोर देन 80% प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, लेकिन इस पे मेरे को ऑर्गेनिक लिखना है तो मेरे दालचीनी के फार्मर को भी मेरे को ट्रेस करते हुए जाना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ट्रेडर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जो मैं 100 रुपये में 100 ग्राम 125 ग्राम में बाजार में पहुंचा रहा हूँ, वो पहुंचाने में मेरे को 250-300 रुपये लगेंगे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए भारत में फेल भी कर रही है, फेल भी हो रहा है। या महेश्वर में कई फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, इंटरेक्शन होता है, कहते हैं खेत दिखाने ले चलो, तो हम पहले भोजन खिलाते थे। वो ऐसा खाते खाते लोग खाने के लिए आने लगे हमारे पास। अच्छा। खिलाना शुरू किया, खेत का खाना ताज़ा खिलाते थे, आनंद आता था। टूरिज्म के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप फार्म स्टे पॉलिसी में आप रुकाना भी शुरू करिए। हमारा जो तरंगिनी गेस्ट हाउस आप देखेंगे, वो मिट्टी की दीवार है, सीमेंट का प्लास्टर है, वापस उस पर मिट्टी और गोबर का पेंट। वो एक पेंट भी हमारा प्रोडक्ट है भूगोरी लेप नाम से, जो आपको नेचुरली 4 से 5 डिग्री इंसुलेट कर देगा, ठंड में भी और गर्मी में भी। तो उसको इस तरह से बनाया कि लोग आते हैं तो वहाँ पे एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो गर्मी में भी कूलर भी आपको रात को 12-1 बजे बंद करना पड़ेगा, इतना ठंडा हो जाए। तो इस तरह से लोग आके ठहरने लगे। जब लोग ठहरने लगे तो पिछले लगभग 1-1.5-2 साल से हम लोग सब्जी भी अपने खेत में उगा के खिलाते हैं। हम भारत का पहला स्टार्टअप है जिनका ऑफिस एक गाँव में। अच्छा। हाँ, अदरवाइज स्टार्टअप्स तो बेंगलोर में सारे। मेरे ख्याल से एक पहला स्टार्टअप ऐसा होगा जिसके ऑफिस में एसी नहीं है, कूलर और पंखे से काम चलाते हैं। करेक्ट। और आपका एजुकेशन इधर से एग्रीकल्चर साइड से कैसा है? नहीं, मैं क्वालिफाइड कमर्शियल पायलट रहा हूँ। पायलट रहे? मैं पायलट रहा हूँ। अरे तो ये वहाँ से हल पे कहाँ आ गए, जमीन पे बाहर? ऐसा है कि यहाँ पे उड़ने के लिए ज्यादा बड़ा आसमान है मेरे पास। फैंटास्टिक। जय श्री राम। क्या हाल चाल? बस नर्मदा माई की कृपा। वाह साहब, शानदार जगह है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। एक तो हम शहर से जो आते हैं उनको अलग ही अनुभूति, इतने सन्नाटे की आदत ही नहीं बची अब, एक तरह से देखा जाए तो अलग ही अनुभूति हो जाती है। और ये मेरा बड़ा पुराना हॉबी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कहीं नई जगह जाते हैं ना तो आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और सामान्यतः कहीं जैसे टूर पे अपन गए हैं घूमने फिर परिवार के साथ, मित्रों के साथ, तो बाकी सब सोए रहते हैं, तो मैं अकेला ही एक्सप्लोर करता हूँ। मॉर्निंग बड़ी मस्त रहती है किसी भी जगह पे, उस जगह की पल्स को हाँ, एक अलग अनुभूति होती है सुबह की, और उस जगह से एक अलग परिचय होता है।
तो मेरे को हमारे गांव की याद आ गई आज ये सारा माहौल देख के वेरी नाइस। हमारे अधिकतर अतिथियों को यही फीलिंग आ अनुभूति जाती होती है, कि हाँ हम वापस हाँ। अपने बचपन में पहुंच गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा आज भी अब ये तो है कि इंडिया में जैसे इस तरह की जगह पर भी छुट्टियां मनाने जो आते हैं हाँ उसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज के जो रूट्स है वो तो गांव के ही है। वो बचपन में तो ऐसे ही किसी छोटे गांव ये में जहाँ आप और मैं बैठे हैं जो इस होटला तरह है से, हाँ वो, या वो आंगन में झूला है, हाँ करेक्ट, इट इज वेरी नॉस्टैल्जिक टू मेनी पीपल। यस यस यस, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलमोस्ट, Yes. क्योंकि वो सब जिया हुआ है। वेरी नाइस। तो ये कितने लोगों का यहाँ कैपेसिटी है मोटा मोटा? हम लोग आप लगभग मान के चलिए कि इधर करीब 15 लोगों को रोक सकते हैं, 15 लोगों को। 12 से 15, हम्म, नॉट मोर देन दैट। ओके। तो ये आप ये कब से है फैसिलिटी? इसको लगभग 2 साल हो गए, 2 अच्छा वर्ष हो गए। अच्छा है, रिस्पांस आ जा रहे हैं लोग? रिस्पॉन्स अच्छा है। जिस सिद्धांत के साथ इसको शुरू किया था उसके तरफ बढ़ते हुए हमको कदम दिखाई देते हैं। हम्म, तो एक हमारा प्रकल्प है कनेक्टिंग इंडिया टू भारत, अच्छा एक हैशटैग हम चलाते हैं। हाँ। हमारे जो भी प्रमोशनल वीडियोस होते हैं या पोस्ट होते हैं, कनेक्टिंग इंडिया टू भारत। हम्म, तो इसको चालू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि जो हमारी जो मेरे बाद की जनरेशन है या कई बहुत बड़े लोग भी आते हैं जो किसी कारणवश शहरों में ही रहे हैं और बाहर निकलना नहीं हुआ, दोष नहीं है बट स्थिति वही है, उनको वापस कनेक्ट करना है फार्मिंग से, उनके फूड से। वेयर इज योर सोर्स ऑफ फूड, और एक चीज को उगाने में कितनी मेहनत लगती है, उसकी वैल्यू क्या है, वो समझाने के पीछे जो प्रकल्प हम शुरू करते हैं। तो जब यहाँ आते हैं और इसी खेत की दाल उनको हम पका के खिलाते हैं तो वो आज नहीं तो 2 साल बाद बहुत फर्क पड़ता है। ये जैसे हमारा कोई खेत वगैरह तो था नहीं, हाँ। पिताजी तो शिक्षक थे, पर वो गांव में छोटा मकान भी बड़ी जमीन वाला रहता था। यानी शहर के हिसाब से बोले तो हाँ, तो हमारा 3-3.5 हज़ार स्क्वायर फुट का प्लॉट होगा शायद, और उसमें मकान तो बहुत छोटा सा था और पीछे एक आंगन था, तो उसमें हम सब्जियां लगाते। तो वो मेरे को आज भी याद है कि अब 10 बजे आपको सब्जी छोकनी है और आप 9-9:15 बजे सब्जी तोड़ के लाते हो, वो जो फ्रेशनेस है वो अभी कुछ दिन पहले हमने एक मुलाकात की थी, मिल्क इंडस्ट्री में एक नया अभी स्टार्टअप आया है उनके साथ, पीयूष जी, एक बेंगलोर में उन लोगों ने एक अच्छा बहुत मिल्क विला के नाम से, तो उनका सारा जो उस दूध डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके सिस्टम पे उनका सारा फोकस जो है वो इस बात पे था कि फ्रेश दूध विदाउट पास्चराइजिंग, विदाउट एडिंग एनी आपका प्रिजर्वेटिव वगैरह, और वो लोगों तक पहुंचा है। तो वो उन्होंने कहा कि साहब 4 से 5 घंटे में सिर्फ उसको एक बार ठंडा करें 4 डिग्री पे और उसको पहुंचा दे, तो 4 से 5 घंटे में आपको डिलीवरी देना पड़ेगी। तो दूध जो है वो उसके मूल स्वरूप में पहुंच जाएगा कस्टमर्स के पास में। तो इस कंसेप्ट को लेके उन्होंने वो स्टार्टअप चालू किया है। तो उनसे भी जब बातचीत हो रही थी तो यही सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो उन्होंने भी, क्योंकि देखिए अब कितनी मज़ेदार बात है कि कहाँ हमारे यहाँ पर दूध औषधि जैसा अमृततुल्य माना गया है और कहाँ आज वीगन का ज़माना आ गया कि दूध से ही बीमारियाँ हो रही है वाली बात हो गई। तो वो उन्होंने कहा कि वो दूध से नहीं बीमारियाँ ये प्रिजर्वेटिव्स और इनसे हो रही है। तो जो फ्रेशनेस वाली बात है कि उन्होंने उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई थी कि जो दूध सामान्यतः पैकेट में हमारे पास आता है वो 10 से 12 दिन हो चुके रहते हैं दूध निकलने के बाद। आई वाज सो शॉक्ड टू लिसन, उन्होंने पूरा वो प्रोसीजर समझाया। तो वही मुझे अब जैसे ये निमाड़ है, मैं देखता हूँ कई बार आना जाना जब होता है एवी रोड से, तो रात के समय अगर हम इंदौर आते हैं लौटते हैं तो मेरे को रास्ते में सब्जी की गाड़ियाँ इंदौर जाते हुए दिखती है ना। अब वो रात को 10 बजे 11 बजे 9 बजे यहाँ से निकल रही है। अच्छा, एक ट्रक सब्जी बनाना मतलब पैक करना बराबर, तो वो खेत से कब निकली होगी 2 दिन तो उसको ऑलरेडी हो गए हैं। अब वो सुबह मंडी पहुँचेंगी, मंडी में सुबह बिकेंगी, उसके बाद में फिर वो हमारे जो छोटे मोटे ठेले वाले जो सब वो है वो खरीदेंगे, फिर वो हमारे यहाँ तक। बिल्कुल। तो जिसको हम दुकान से फ्रेश खरीद के बनाना कहते हैं वो 3 दिन पुरानी रहती है, 3 दिन पुरानी। तो 3 दिन पुरानी वर्सेस आधा घंटा पहले, इट इज वो ह्यूज डिफरेंस है टेस्ट के अंदर, मतलब वो हमने बिल्कुल महसूस किया हुआ है। तो यस, ये तो बहुत
तो ये कैसे क्या आप यहीं के ओरिजिनली मतलब नहीं, महेश्वर में? हमारा मूल महाराष्ट्र का है, अच्छा। किंतु इंदौर में रहते थे। मेरे फादर की पोस्टिंग थी वहाँ पे, और तब नर्मदा माई के स्नान करने के लिए नियमित आते थे। आते थे। और रिटायरमेंट भी पास था, तो ऐसी इच्छा हुई कि नर्मदा माई के पास ही कहीं चल के रहते हैं। हाँ। और एक मन में मेरे बचपन से ही एक संकल्प कह लीजिए या इच्छा कह लीजिए ऐसा था कि लाइफ में कुछ भी कर लो एक टाइम के बाद, लेकिन आई हैव टू कम बैक टू ओके। द ग्राउंड एंड आई हैव टू वर्क हियर। तो एक जर्नी है ये, करीब 7-8 साल 9 साल की। इस प्रकल्प को शुरू किए 2 साल हो गए, लेकिन इसके आप जड़ें देखने जाएंगे तो कभी 7-8 साल का एक आपका उस तरफ भी वो एक है ना? हाँ, एक हमारा तरंगिनी जो फार्म पहला स्टे भी, जो पहला वही है, बीज वही डला था। हमारा जो भी प्रकल्प ये चल रहा है उसका बीज वही उसी खेत में डला था। उसकी तो भी ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई बेसिकली। ये 2 प्रॉपर्टी। तो इसकी भी स्टोरी बहुत अच्छी है। मतलब हम शहर में पले बड़े, मेरे पिताजी भी पूरी तरह से शहरी जीवन ही जिया है। गांव में रहते थे, बट खेती से संबंध हमारे यहाँ करीब करीब 4-5 पीढ़ी से किसी का नहीं रहा। हाँ। प्रशासनिक सेवाओं में मेरे पिताजी और मेरे पिताजी तो नहीं, मेरे दादाजी और सब थे। और जब हम ये खेत देखने आए थे तो विच इज 0.8 एकर्स इन स्क्वायर फीट, अराउंड 26,000 स्क्वायर फीट, एंड लगभग 1 बीघा। 1 बीघा। और खेती की दृष्टि से कुछ भी नहीं है, और शहर वाले की दृष्टि से अरे बाप रे इतनी बड़ी जमीन। करेक्ट। तो पिताजी ने पहली बार देखा था इतनी सारी जमीन का क्या करेगा। और गांव के लोग बोलते थे कि इतनी सी जमीन में क्या कर लोगे। करेक्ट करेक्ट। तो वहां से सब कुछ शुरू किया। हमारा सोलर डिहाइड्रेशन का प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू हुआ। हाँ। जैविक खेती वहाँ पे शुरू हुई, और करते करते आज सोलर डिहाइड्रेशन बोले तो? सोलर डिहाइड्रेशन मतलब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा सोलर डिहाइड्रेशन तक आने के लिए। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी उसके बाद मैं वहाँ पे 3 साल केदारनाथ वाला केदारनाथ जो 2013 की बाढ़ जी, उसके बाद 3 साल मेरा वहाँ पे आना जाना 6-6 महीना होता था। वहाँ पे सेवा कार्य करते थे परिव्राजक की तरह। मतलब कोई शुल्क किसी से लेना नहीं है। जिस गांव में पहुंच गए वहाँ जिसने भोजन के लिए बुला लिया उसके साथ भोजन कर लिया, जिसने सोने के लिए बुला लिया उसके साथ सो गए। तो ये क्या संघ का हमारे एक स्वामी जी थे, है मतलब क्षमा कीजिए, उन्होंने 7-8 वर्ष वहाँ तपस्या की थी, और उनके पास पूरे उन गाँवों का नेटवर्क था जो सड़क से 2-2, 3-3 घंटे की दूरी पे थे। पहाड़ पे स्टीप चढ़ाई है या घने जंगल में से जाना है जहाँ भालुओं का भी खतरा हो। तो क्या होता है, बाढ़ के बाद जहाँ तक रोड आ रही थी वहाँ तक आप मान के चलिए उत्तरकाशी गंगोत्री के पास केरल से एक ट्रक पहुंचा हुआ था जिसमें स्टेशनरीज, कंबल, दवाइयाँ, जो भी रिलीफ का आता है, इतना लोग हमारे यहाँ देते हैं। बट दिक्कत क्या होती है, उसको खोल दो तो एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, बहुत सारा सामान रायट जैसा हो जाए कि कोई यहाँ से हाथ में। तो हम लोग का काम मेन रहता था कि गांव-गांव जाके सर्वे करना, नेटवर्किंग करना, और फिर खच्चर ले लेके जाते थे। 50-50 खच्चर के साथ हम लोग पैदल चल के जाते थे, करीब करीब 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 3 दिन का सफर करते थे। वहां जाके फिर एक दिन कैंप सेटअप करते थे, और कोई होम्योपैथी दवा दे रहा है, कोई बच्चों को कॉपी दे रहा है, राशन दे रहे हैं, इस तरह का काम। कई बाहर के लोग भी देखने आते थे, कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी आते थे देखने के लिए, उनको भी गाँव-गाँव हम घुमाते थे। ऐसे ही गाँव में बैठे थे एक बार, और जिस तरह अपन बैठे हैं उस तरह बात कर रहे थे। हमारा एजुकेशन सेंटर चलता था, और उसके बाद शाम को बच्चों के साथ बैठ के हम लोग इंटरेक्शंस करते थे किसी भी चीज़ को लेके। तो एक बात हो रही थी, तो कोई काम ऐसे छोटा बड़ा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन एक बच्चे को ये बोलने में शर्म आई कि मेरे पिताजी फार्मर हैं। अच्छा। हाँ। और रात को उसी बच्चे के घर में खाना खाया मैंने, तो वो चीज़ घर कर गई कहीं कि व्हाई शुड एनीबॉडी बी अशेम्ड ऑफ फार्मर। तो मतलब एक सोल्जर और एक फार्मर, ये दो तो दे आर दी मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा मार ही खाते हैं फिर भी लगे हुए हैं। तो वो हिट किया मुझे, और मैंने सोचा कि ये नहीं, एटलीस्ट माई किड व्हेनेवर ही और शी इज देयर शुड नॉट बी अशेम्ड, मतलब उसको शर्म नहीं आनी चाहिए बोलने की मेरे पिताजी खेती करते हैं। वहाँ से जर्नी शुरू हुई। वापस आके ये खेत खरीदा छोटा सा, थोड़ी सी पूंजी मेरे पिताजी ने मेरे लिए बचा के रखी थी, उससे एक खेत खरीदा, और फिर हमने चालू की लेमन ग्रास और तुलसी की खेती। और जब स्टडी किया कि फार्मिंग क्यों नहीं करना चाहता आने वाला लड़का, या उसके फादर फार्मिंग करते हैं, बताने में उसको कहीं बताने में ऐसा लगता है कि अरे बाप किसान है। उसका कारण ये है, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि खेती दिन ब दिन छोटी हो रही है। सरकारी आंकड़ा कहता है 80% से ज़्यादा किसान जो है लेस देन
हेक्टेयर्स, 2 हेक्टेयर से बहुत बड़ा, लेस देन 2 एकर्स, 2 एकड़ से। उसमें क्या उगाओगे और क्या बचाओगे। करेक्ट। प्लस देर इज नो, मतलब इसमें कोई ग्लैमर फैक्टर नहीं रहा फार्मिंग में, कोई पूछने नहीं आएगा तुमको। और मेहनत है, हाड़ तोड़ मेहनत है, हाथ तोड़ मेहनत है, रिस्क बहुत ज्यादा है। हाँ, आसमानी सुल्तानी कब क्या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हमारे यहाँ गांव में इस सब चक्कर में एक कहावत जैसी चल पड़ी कि आधा पढ़ा तो हल छोड़ा, हाँ, वो पूरा पढ़ा तो गांव छोड़ा। गाँव छोड़ा। तो ये जो अर्बनाइजेशन की हाँ। जो एक लहर चली है, और अब वो होता क्या है कि कंफर्ट तो देखो सबको लुभाता है। हाँ, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा आरामदेह लाइफस्टाइल, वो सब चलता है। उसकी कीमत वो कितनी ज्यादा दे रहा है, हाँ। ये उसका ध्यान जाता नहीं है उस क्षणिक उसके सामने। कीमत की बात जो आप करते हैं वही है। तो वो भी चुका रहा है व्यक्तिगत रूप से, हाँ, पारिवारिक स्तर पर, और राष्ट्र भी चुका रहा है। तो ये जो है, ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम बेसिकली, कि लोग खेती से दूर तो जा रहे हैं, क्योंकि खेती में ना आउटपुट है हाँ, उतना, और वही काफी ना सारी इज्जत चीजें है खेती को जो है वो एक तो किसान को बाय डिफॉल्ट जाहिल माना जाता है कि ये हाँ। पढ़ा लिखा नहीं है, ये ऐसा जबकि ही है। उसका आईक्यू लेवल सामान्य से बहुत ऊपर रहता है। देर इज एक फर्क होता है ज्ञानी होने में, और एक फर्क होता है पढ़े लिखे होने में। हाँ, सही बात। ज्ञान के पैमाने कुछ भी हो सकते हैं। आपको नहीं पता है ये पेड़ कौन सा है, लेकिन उसको पता है। उसको पता है। Correct। उसको उसके क्षेत्र की, हाँ। उसके फील्ड की जानकारी तो रहती ही है। और आप उस व्यक्ति को प्रश्न उठा रहे हो, उसके इंटेलिजेंस पे प्रश्न उठा रहे हो, जो हर साल मार खाता है लेकिन फिर भी उसी काम में लगा उसी हुआ है। काम में लगा रहे। करेक्ट। अब जैसे ये जो एक अपनी, जिसको कहना चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी लीगेसी चली आ रही हाँ। है ना, नॉलेज की परंपरा से, तो जो किसान परिवार है पिछले 8, 10, 15 पुश्तों से हम्म, खेती किसानी कर रहे हैं, तो वहाँ तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो उनको हाँ। मिल रहा है ऑटोमेटिकली। आपने तो पाथ ब्रेकिंग काम किया है, आपका तो ऐसा कोई लीगेसी थी नहीं पुरानी, तो ऐसा लगा कि यू आर लैकिंग उन लोगों के कंपैरिजन में? फिर देखिए, ग्राउंड लेवल नॉलेज तो लैक करते हैं, उसको बनाने में टाइम लगता है। अभी भी सीख रहा हूँ, एक लर्निंग प्रोसेस है। अभी भी हम लोग कई बार मार खाते हैं, बट एक चीज जो थी, जो शहरी एक्सपोजर ने मुझे दी, कि वही जो मेरा 1 एकड़ से भी कम का खेत है, हमारा सबसे पहला सिद्धांत हमने बनाया कि हमारी क्रॉप कोई भी मंडी में बिकेगी नहीं। ओके। क्योंकि उगाया मैंने है, उसमें पसीना मैंने या मेरे साथ जो भाई काम करते हैं उन्होंने लगाया है, उसका रेट भी हम तय करेंगे। तो सोलर डिहाइड्रेशन जो आप बोल रहे हैं वो यही है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग एट द फार्म इटसेल्फ, उसको सुखा लेते हैं हम। हमारी जैसे लेमन ग्रास तुलसी की खेती की, पूरे जिले में आप छोड़िए, इंदौर के पास भी कहीं कोई नहीं करता था, हमने आके शुरू की तुलसी और लेमन ग्रास, और उसको सुखाया। उससे सुखा के एक बोधी पेय नाम का प्रोडक्ट है, अभी अपन पियेंगे, वो बना के, और इस तरह के 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं, 2-3 फार्मर से और जुड़े, इसको मिला के 3-4 प्रोडक्ट्स हमने बेचना चालू किया। रेट हमने मार्केट की स्टडी किया कि एक हर्बल ब्रू जो है या हर्बल टी जो है क्या रेट्स में बिक रहे हैं, और उस हिसाब से अपने पैमाने तय किए कि हम इस स्केल पे बेचेंगे, इस सेल पे, इस रेट पे इसको सेल कर सकते हैं, और बेचना शुरू किया। और जो 1 बीघा में सरकारी आंकड़ा कहता है कि साल का आप 20,000 बचा लो, जमीनी आंकड़ा ये कहता है कि आपके 10,000 भी बच गए 10-12,000 रुपए ज्यादा बच नहीं सकता। शुद्ध बचत में बता रहा हूँ, 10-12,000 साल भर में शुद्ध बचत, महीने का 1,000 रुपए सोयाबीन की क्रॉप ले ली आपने, गेहूं की क्रॉप ले ली, तो आपको 10-12,000 से ज्यादा नहीं बचेगा। बचेगा। हाँ। महीने का 1,000 रुपए, हाँ, 1000 महीने का 1,000 रुपए, उसको तोड़ दिया हमने। अच्छा। पहले साल ही हमने 1.25 लाख से 1.5 लाख की शुद्ध बचत करी, ओह फैंटास्टिक। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का रेट हमने तय किया, तरीके से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया, लोगों तक पहुंचाया। तो ये सोलर डिहाइड्रेशन, मतलब गेहूं तो नहीं बेचना है 1 बीघा के खेत वाले, उसमें क्या ही आप रोटी और बेचो, क्या ही बेचेंगे। हाँ, आप रोटी बेचो, हाँ हाँ, वो वाली बात है, आप रोटी बेचो, ये है। फैंटास्टिक। और आपका एजुकेशन इधर से एग्रीकल्चर साइड से कैसा है? नहीं, मैं क्वालिफाइड कमर्शियल पायलट रहा हूँ। पायलट रहे? मैं पायलट रहा हूँ। अरे तो ये वहां से हल पे कहाँ आ गए, जमीन पे बाहर आसमान? ऐसा है कि यहाँ पे उड़ने के लिए ज्यादा बड़ा आसमान है मेरे पास। फैंटास्टिक। तो कैसे मतलब वो कोर्स कैसे क्या किया पहले? वो कोर्स के लिए मैं गया था यूएस। अच्छा। कैलिफोर्निया में एक फ्लाइट स्कूल था, ओरायन एविएशन, वहाँ पे मैं फ्लाइंग करता था, और कोर्स खत्म करके आया, और यहाँ पे मैंने लाइसेंस अपना जो भी था किया, और 2-3 साल इस क्षेत्र में रहा। पर जैसे मैंने कहा था, मेरा बचपन का लक्ष्य वही था
स्वामी विवेकानंद को पढ़े हैं, भगत सिंह से प्रेरणा ली है, मेरे पिताजी को देखा है दिन रात मेहनत करते हुए, वो भी प्लांट मैनेजर होते हुए वर्कर्स के साथ भी मेहनत करते थे। तो वो एक पापा काय में थे? मेरे पिताजी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में थे। अच्छा अच्छा। वो एक जुड़ाव रहा ही है। और मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ सिद्ध करने के लिए ज़्यादा कुछ है, वहाँ मैं सिर्फ रिटायर होकर और पड़ा रहता, यहाँ मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा। हाँ, पर इट्स अ बिग डील। आई मीन वो क्वालिफिकेशन लेने के बाद ये सोचना कि हम ये कर लेंगे। मेरे माता पिता के संस्कार हैं। हाँ, मेरी मदर भी, फैमिली सपोर्ट के बगैर संभव नहीं है। उनके संस्कार भी है। वो मतलब किसी को तकलीफ में देखेंगे तो अपने पास 100 रुपये तो 100 रुपये खर्च करेंगे। खर्च क्या मतलब? हाँ, दे ही देंगे। हाँ, ओके ओके। तो कैसे फिर आपने, मतलब ये जो आपने जैसे बताया एक ये हर्बल टी जैसा रिप्लेसमेंट उसका बनाया मान लीजिए, तो और भी कोई प्रोडक्ट्स फिर अपन ये कर रहे हैं? अपने पास अभी लगभग 8-10 प्रोडक्ट हैं। ओके। और एक जो कुचक्र जैसा चल रहा है भारतीय बाजार में कि ऑर्गेनिक जो टर्म है थोपा गया है हमारे ऊपर, मैं तो यही मानता हूँ, और महंगा होता है। हाँ, और बहुत उसका जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत टीडियस है। हाँ, तो कुछ अथॉरिटीज़ के साथ भी मेरा बातचीत हुई है, और मैंने उनको यही कहा है कि जो विष बेच रहा है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए कि जो अमृत बेच रहा है उसके पास लाइसेंस। हाँ, करेक्ट। तो ये लीजिए, अपन बोधी पे लेते हैं। हमारे हर प्रोडक्ट के पीछे एक कहानी भी है। तो ये क्या है? तुलसी और ये तुलसी, लेमन ग्रास। एक जिंजर के फार्मर है हमारे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग साल की है। मंडी में 2 रुपए हो 100 रुपए हो, उससे हम 50 रुपए में खरीदते हैं। सेम चीज गोज विद पुदीना, धनिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हम, तो इसमें अदरक, तुलसी, लेमन ग्रास सब हमारे फार्म का है। फैंटास्टिक। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने कोरोना में लोगों को बहुत ठीक किया। हाँ। दावा नहीं करते हम, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने भी हमको बताया। वाओ, जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये जो मीठापन है इसमें, स्वीटनेस, ये थोड़ा स्वीटनर आप डाल सकते हैं, बट आप इसको बिना इसमें है स्वीटनर? हाँ, थोड़ा सा है। बट आप बिना स्वीटनर के भी पियेंगे तो एक ग्रीन टी जैसी कड़वी नहीं लगेगी। तो तुलसी का मिठास वो आ जाएगा। जनरल हेल्थ के लिए आप, कई लोग चाय से मुंह मोड़ रहे हैं, शहद भी डाल सकते हैं, वैसे डाल सकते हैं बिल्कुल। शहद, खांड, गुड़, जो भी आपको डालना है। अब इसमें खांड ही है मुझे लगता है, तो वो है। और तो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो एक तो आपने ये चाय बनाई। हाँ, दूसरे और प्रोडक्ट्स क्या क्या? दूसरे और प्रोडक्ट हमारे पास एक झिंगाट नाम से चाट मसाला है, जिसको लोग काफी पसंद करते हैं। हाँ। वो चाट मसाले का सबसे विशेष बात यह है कि उसमें हम साइट्रिक एसिड का उपयोग नहीं करते। जो बाजार के हर चाट मसाले में आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। जो बच्चे चाट के खाते हैं, अल्टीमेटली उनको या तो हड्डी गलाएगा, या आर्थराइटिस की तरफ लेके जाएगा, या उनको उनके शरीर को। साइट्रिक एसिड से मुझे, आप उसकी बात कर रहे थे अभी, ऑर्गेनिक वाली। ऑर्गेनिक का हमने सर्टिफिकेट नहीं लिया है। हमारे ग्राहक की जो जबान है, जब वो खाता है उस चीज को, वो हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट। और जब वापस आता है हमारे पास कि हमको ये चीज और दे दो। तुअर की दाल, जैसे हमने 2 साल से तुअर की दाल बेचना शुरू की है, उगा के बेचते हैं। तो हमारी फसल लगते लगते हमारी फसल अब बुक होने लगती है, हम इस स्टेज तक आए। लेकिन उसको तुअर की दाल में अगर आप लगाएंगे तो फिर नेक्स्ट फसल तो आएगी नहीं। नेक्स्ट मूंग ले लेते हैं। अच्छा, मूंग आ जाता है? मूंग आ जाता है, क्योंकि तुअर खेत को वो टॉक्सिक रहता है काफी, वो नहीं पौधा। तुअर को आप 2 साल 3 साल ले सकते हैं, उसके बाद आपको क्रॉप बदलने की, उसके बाद क्रॉप बदल 2 साल ले पाते? 2 साल 3 साल। अभी तीसरे साल हम तुअर करेंगे इस बार। ओके। तो ऐसा रहता है कि उसको हम एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे नहीं बेचते। हमारी लागत निकलनी चाहिए, थोड़ा सा मुनाफा हमारे पास रहना चाहिए। और क्योंकि उसको दाल बनाने का खर्चा खुद, मतलब वो बहुत प्रोसीजर बहुत लंबा है। वो दाल बनाने का, अगर आप उसको देसी तरीके से कर रहे हैं तो इट टेक्स। जैसे फरवरी में हमारी फसल निकली थी, अभी तक हम दाल बना ही रहे हैं। हाँ, वही समय बहुत लग जाता है, चलता ही है उसको काम, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जैविक हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं, अब जैसे जो चाय पिए आपने, इसमें दालचीनी बाजार से लाते हैं। बाकी दालचीनी भी मोस्टली जैविक ही होती है। वो तो हमारे पैकेट पे कहीं पे आपको ऑर्गेनिक लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हम ऑर्गेनिक नहीं लिखते हैं, इसलिए उसको इस रेट पे बेच पाते हैं कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी। वो ऑर्गेनिक का इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसीलिए भारत में फेल भी कर रही है। फेल भी हो रहा है। नहीं, उसके दोनों चीज़ें हैं।
यानी प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है, ये उसकी एक साइड है, हाँ, और लोग मक्कारी कर रहे हैं, ये उसकी दूसरी साइड है। दूसरी साइड बड़ी है, दूसरी साइड बड़ी है, तो मक्कारी ज़्यादा हो रही है उसमें। करेक्ट करेक्ट। उसमें देखिए हमारे अब देश वो में वही है, वो मुर्गी पहले आएगी अंडा, मतलब प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मक्कारी हो रही है, या मक्कारी होती है इसलिए प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड? प्रोसीजर तो देखिए, प्रोसीजर सरल है, लेबर इंटेंसिव है। नहीं, पर उसका जो सर्टिफिकेशन और उसके जो वो ऑडिट्स तो और छोड़ वो जो दीजिए, सारा मैटर है, वो तो मैं दूसरी बहुत तरफ रख रहा tedious है। हूँ, हाँ उसको तो मैं दूसरी तरफ रख रहा हूँ हाँ सर। हाँ, उसको मैं फार्म में लेके ना वो दूसरी तरफ रख रहा हूँ। इसका सर्टिफिकेट लो, उसका सर्टिफिकेट लो, मतलब आदमी यही करता प्रोसेस को है। सर्टिफिकेट करेक्ट। वसूलूंगा तो ग्राहक से। हाँ, और भारत में कोई भी चीज़ तब तक सफल नहीं हो सकता, कोई भी प्रोडक्ट, जब तक वो मिडिल क्लास को अपील ना करे। सही बात। कोई प्रोडक्ट मिडिल क्लास को अपील करेगा, और उन्होंने 2000 अपना रुपए किलो का घी बेचोगे तो किधर से कैसे मिडिल क्लास चलेगा? लेगा? नहीं चलेगा। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं हो पाता इन चीज़ों का। हम बैकवर्ड से सामने लेके जा रहे हैं। वहाँ स्थिति ऐसी है कि आपको आपके सप्लायर का भी ऑडिट करवाना है, हाँ, जो उनके नियम है। तो अगर आप दालचीनी किसी से ले रहे हैं तो उसका भी ऑर्गेनिक ऑडिट होगा, विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये हमको एक बहुत सीनियर व्यक्ति से भी मैंने कहा था कि विष बेचने वाले को सर्टिफिकेट दो। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ अपने लाइफ में कि जो पेस्टिसाइड और ये सब यूज़ कर रहा है उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, बिकॉज उस बॉटल पे लिखा है इट इज़ पॉइजन। इट इज पॉइजन। सही बात। और हम तो कुछ नहीं, हम तो जो साधन खेत की मेड़ पे है या खेत में उससे हम लोग खेती कर रहे हैं, तो हम क्यों सर्टिफिकेट लें? करेक्ट। पर अभी तो स्थिति वैसी ही है हाँ कि वो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट तो लेना ही पड़ता है, हाँ। और फिर जब वो सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। अच्छा, ये आपके प्रोडक्ट्स हैं? ये हमारे प्रोडक्ट। फैंटास्टिक। रखिए। तो जो बोधी पे हमने पिया वो ये है। मोर देन 80% प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, लेकिन इस पे मेरे को ऑर्गेनिक लिखना है तो मेरे दालचीनी के फार्मर को भी मेरे को ट्रेस करते हुए जाना पड़ेगा, उसका सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ट्रेडर का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जो मैं ये 100 रुपये में 100 ग्राम 125 ग्राम में बाजार में पहुंचा रहा हूँ, वो पहुंचाने में मेरे को 250-300 रुपये लगेंगे। बराबर दोगे आप? पर आपने ये पैकिंग वगैरह सब बढ़िया किया, स्मार्ट है। हाँ, ये दिस इज वेरी नाइस। तीसरा या चौथा हमारा पैकिंग है पिछले 8 साल की जर्नी में। हाँ हाँ 7 साल की जर्नी में। हाँ हाँ। स्टार्टअप इंडिया इस पे लिखा है, तो ये एक्सपीरियंस कैसा है आपका? स्टार्टअप का एक्सपीरियंस बहुत ये अच्छा क्या रहा। MSME में रजिस्टर करा है आप? MSME में रजिस्टर्ड है। हम भारत का पहला स्टार्टअप है जिनका ऑफिस एक गांव में है। अच्छा। हाँ, अदरवाइज स्टार्टअप्स तो बैंगलोर में सारे। मेरे ख्याल से एक पहला स्टार्टअप ऐसा होगा जिसके ऑफिस में एसी नहीं है, कूलर और पंखे से काम चलाते हैं। करेक्ट। किंतु ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। पिछले कुछ समय से जो व्यवस्थाएं परिवर्तन हम देख रहे हैं जमीनी स्तर पे जो हो रही है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। राइट। ये धूप बत्ती है। धूप बत्ती। जो ये प्रोडक्ट्स आप जितने भी देख रहे हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो घर में हम खुद स्वयं उपयोग करते हैं। कोई ऐसी चीज़ हम बेचते नहीं है जिससे ग्राहक को नुकसान हो या हमको नुकसान हो। ये भी धूप बत्ती है। अच्छा, इसके अलग अलग वो हैं, अलग अलग फ्लेवर्स है, फ्रेग्रेंसेस। मतलब वो वेरी नाइस। उस चीज़ को कभी नहीं बेचेंगे जो किसी को नुकसान करे। हमारे प्रोडक्ट कई बार ऐसा होता है खत्म हो गए तो हो गए भैया। ये आपका मैन ऑफ द मैच है। मैन ऑफ द मैच है झिंगाट। ये मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ये आप अभी बता रहे हैं कि ये आपका बहुत डिमांड है इसकी, तो चाट मसाला का कितना ही सेल होगा? जैसे गरम मसाला ये सब बिगर। देखिए, गरम मसाला तो एक अलग कैटेगरी, क्योंकि वो रोजमर्रा खाने में डलता है। चाट मसाले का सेल अब बहुत बढ़ रहा है। साइट्रिक एसिड एक चीज है जो जबान पे छोटे बच्चे के अगर लग गई तो उसको चाव लगेगा और बार बार उस चीज को मांगेगा। और हम साइट्रिक एसिड यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये SM विलेज एंटरप्राइज, ये आपका, ये हमारा स्टार्टअप है SMV। तो स्टार्टअप इंडिया में कुछ मतलब ऐसा गवर्नमेंट एड वगैरह या कोई सपोर्ट गवर्नमेंट एड मिला? गवर्नमेंट एड हमको। हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट वाज टू गेट इट? इट वाज डिफिकल्ट व्हेन दिस स्कीम स्टार्टेड। 2019 की मैं आपको बात बताता हूँ। 2019 में एक जगह में गया था प्रेजेंटेशन करने, गवर्नमेंट बॉडी में ही। हाँ। और एक आदत है, जैसे आप हमारा लोगो देखेंगे तो इसमें आपको नदी, जमीन, गाय ये सब दिखेगी। बड़े इस पर्दे पे जब देखते जहाँ प्रेजेंट करने जाते हैं तो गाय एकदम उठ के दिखती है। हाँ। राइट। और मैं जहाँ जाता हूँ तो मैं कुर्ता और पैजामा पहन के प्रेजेंटेशन करने जाता हूँ। जब मैं अंदर जा रहा था तो वहाँ जो गवर्निंग बॉडी जो जज बैठे थे, उनमें से एक ने बोला कि देख, मैं बोला था पतंजलि छाप टाइप का आदमी आएगा। और मेरा स्टार्टअप का नाम एस से शुरू होता है, तो ऑब्वियसली लंच के बाद के टाइम पे ही मेरे को प्रेजेंटेशन करने का, तब तक पनीर वनीर खा के बैठ चुके थे वो लोग। उनको सुनने की इच्छा नहीं थी, वो लोग घर जाना चाहते थे। सुने भी नहीं मेरे बात। मैंने कहा कि प्रकल्प तो सुन लो सर,
सोलर ड्रायर का फोटो दिखाया तो बोले ये तो हमारे पास है, किसान के पास नहीं है। सही बात है। आप नहीं पहुंचा पाए इस तकनीक को, तो कुछ मिला नहीं। परंतु उन 10-15 जजों में से एक थे जो बाहर मुझे आके मिले कि लगे रहो, तुम्हारा ही टाइम है। मैंने mygov.in पे कंप्लेंट लिखी, जो पीएम ने पोर्टल चालू किया था, mygov.in पे कंप्लेंट लिखी। और जहाँ उस दिन मेरे सामने जितने भी लोग फंडिंग लेके गए थे, हो सकता है आज बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नकारता नहीं हूँ, किंतु गांव से एकमात्र मैं था। हल क्या है वो सिर्फ मुझे पता था। करेक्ट। हल मतलब हाँ समझ गया। खेती का तो हल वो तो अलग बात है, लेकिन हल क्या है, गाय बैल कैसे काम करते हैं वो मुझे पता था। बाकी सब शहरों में बैठे हुए लोग थे जो कृषि बदलना चाहते थे। मैंने लिखा कि आपको कृषि परिवर्तन अगर हमको लाना है तो धन जो है। फिर उसके करीब 2 साल बाद कोरोना काल में एक और जगह फिर मैंने प्रेजेंट किया अपना प्रोजेक्ट, सिलेक्ट हुए, हमको एक 5 लाख का ग्रांट मिला। कोरोना के कारण उसको आने में बहुत टाइम लगा, वो आते तक हम उससे आगे के टारगेट्स अचीव कर चुके थे। किंतु उस समय एक जज वहाँ का बैठा हुआ था। अच्छा। उस जूरी का एक जज यहाँ पे भी बैठा हुआ था। ग्रेट। हाँ। वो हमको पहचान नहीं पाए उस समय। उनके शब्द थे कि हमने बहुत गलत जगह फंडिंग की थी, किंतु अब 2 साल के भीतर वो परिवर्तन देखने को मिला। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय, लेकिन 2 साल कुछ भी समय नहीं। हाँ सही बात है, इतने बड़े संघर्ष में। तो पैसा अब आने लगा है। दूसरी जो हमको सुविधा मिली है कि रोड है, 4G 5G कनेक्टिविटी मिल जाती है, और पानी की व्यवस्था यहाँ पे निमाड़ में बहुत अच्छी हो गई। अब तो खैर ये इतने नर्मदा वैली डेवलपमेंट की वजह से निमाड़ का तो पूरा हुलिया चेंज हो गया इस मामले में। तो साल भर खेती करते हैं, धूप है तो साल भर प्रोसेसिंग करते हैं। शिवराज जी को धन्यवाद है, उन्होंने बिल्कुल बड़े काम कर दिए। मोदी जी, शिवराज जी दोनों को धन्यवाद है। करेक्ट। और मूलभूत सुविधा दे दी। अब देखिए निवाला मुंह में कोई डालेगा नहीं। करेक्ट। इसके आगे की जर्नी हमको करना है। करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत अच्छी है, दिन भर काम करते हैं। दिन भर काम करते हैं। वेरी ट्रू। मेरे को ध्यान है, मैं उस समय तो मैं उसको दिग्विजय सिंह युग कहता हूँ। हाँ। मैं बोलचाल में कि ये स्थिति थी, आप तब खेती से जुड़े हुए नहीं थे, पर हम चूंकि गांव में थे। हाँ। तो हम फिर भी किसान नहीं थे, लेकिन किसानों के साथ उठना बैठना था। तो रात में 2-3 घंटे के लिए 3 फेज कनेक्शन का अलॉटेड टाइम था। हाँ। आता नहीं था, अलॉटेड टाइम था कि सपोज टू बी रात को 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 3 फेज कनेक्शन आएगा इरिगेशन करने के लिए। मेरे को मेरे किसान मित्र बताते थे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतना भयंकर रहता था। हाँ। है ना। अब यहाँ स्टार्टर है, आपका ट्यूबवेल है या पानी का सोर्स है, यहाँ पे मोटर है आपकी, तो यहाँ पे स्टार्टर है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, और अगर थोड़ा भी मध्यम स्तर का काश्तकार है, 25, 30, 40 बीघा जमीन अगर उसकी है, अब उसके पाइप का जो वो एंड है वो मतलब एक तरह से आधा किलोमीटर दूर है। है ना। अच्छा, ये बात चल रही है जाड़े की, जनवरी की, सिंचाई तो तभी होती है। तो ठंड में रात को 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में सारा कुछ गीला है, वो उसका पाइप का छोर यहाँ से उठा के यहाँ करना है उसको। उसके लिए जा रहा है, इधर ट्रिप हो गया, फिर वापस आया, तो फिर वापस आया, क्योंकि वो वोल्टेज उस तो उसका लोगों ने तरीका ये निकाला कि स्टार्टर के नीचे एक डंडा लगा के रखता है, ट्रिप नहीं होगा, ताकि वो ट्रिप ही नहीं होगा। उसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या था कि स्टार्टर जल ही जाएगा, क्योंकि जब ट्रिप नहीं होगा तो फायदा, हाँ वो जल जाएगा, लेकिन वो जलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो 2-2, 3-3 स्टार्टर स्पेयर रखते थे, और वो हर दूसरे दिन गाँव जाके 2 स्टार्टर ठीक करा के लाना वाला। मतलब क्या कष्ट था किसान का कि आप रात को 2 बजे 3 बजे ठंड के अंदर 3-4 डिग्री में गीले होके काम कर रहे हो, लाइट के पते नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कोई भरोसा नहीं आपकी फसल कैसे। दृष्टि से तो आज क्रांति। सोलर पंप है करेक्ट, हमारे फार्म पे सोलर पंप है, ठीक है, सक्सेसफुल है वो कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, ओके, 90% बात खत्म हो गई, मतलब पावर का डिपेंडेंसी खत्म हो गई। डिपेंडेंसी खत्म। जो दूर दराज के खेत हैं, कॉस्ट क्या है सोलर पंप की? सोलर पंप के अलग अलग हॉर्स पावर के अलग अलग रेंज है, 90% से लेकर 50% सब्सिडी तक जाता है। सब्सिडी है उसको? सब्सिडी है उसको। तो एक अमूमन किसान को अगर 3 HP का भी अगर लगाना है, 3 HP का लेना है तो आप मान के चलिए उसको करीब 70% के आसपास सब्सिडी मिलेगा। वो उसको जो देना पड़ेगा, शेल आउट करना पड़ेगा, मोटा मतलब 40-50 में उसका काम हो जाएगा पूरा, पर 40-50 में उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही हो गया, हमेशा खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। आपको तार की जरूरत ही नहीं। छोटा अमाउंट है, किसान तो ट्यूबवेल पे लाखों रुपए खर्च देते।
फैंटास्टिक। तो ये चेंजेस अच्छे, ये बिल्कुल रूट लेवल के चेंजेस ये रूट लेवल के चेंजेस ये, और इसकी बात नहीं होती, इसका नहीं जिक्र होती नहीं होता, बात। पता नहीं है लोगों को, पता नहीं है लोगों को, वही ना वो समस्या पता है ना वो सॉल्यूशन पता है। कनेक्टिंग इंडिया टू भारत। अब मैं जो उत्तराखंड के दिन आपको बताता हूँ, उत्तराखंड के दिन में मैं शुरू से शहर में रहा हूँ और एक ठीक ठाक जीवन जिया है हम लोगों ने। मैं जब वहाँ रहा उन गाँव में, तब मुझे नल की अहमियत समझ में आई, सही बात है। क्योंकि वहाँ में वहाँ पहाड़ चढ़ना है। जाके डब्बा भर के लेके आता था, क्योंकि घरों में नल नहीं थे। है ही, अब पहुंचे हैं। करेक्ट। नल कितनी बड़ी लग्जरी है ये हमको वहाँ जाके समझ में आया, जब नल नहीं था हमारे पास, सही बात। टंकी नहीं थी, तो जाओ डब्बा रोज का 100 लीटर 200 लीटर पानी करेक्ट। जमा करके और नाले में से लेके आओ जहाँ नाले बहते हैं। टॉयलेट का क्या लग्जरी है। पर इसमें एक बात बताएं राघव भाई कि चलिए आपने ये कर लिया, लेट अस से कि आपके अंदर वो पैशन है। देखो हमेशा ही समाज में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत पैशनेट रहते हैं उनकी किसी इच्छा के प्रति या उनके किसी उद्देश्य के प्रति, और वो लोग तो जमाने का कष्ट सहन कर लेते हैं और उस पैशन को पूरा करने में लगे रहते हैं, और वो परसेंटेज हमेशा ही बहुत छोटा रहता है। हर आदमी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतना कष्ट उठा लेगा। तो आज अगर 2025 में कोई लड़का ये सोचता है कि मैं खेती करूं, तो क्या आज भी उतना ही कष्ट है जो 10-15 साल पहले था? नहीं। 10 साल, या कुछ चीज़ें अब चेंज हुई है? हैज इट बिकम लिटिल ईजियर? कष्ट के तरीके बदल गए, पैमाने बदल गए। कष्ट तो है, कष्ट के तरीके बदल गए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं इतनी अच्छी हैं गाँवों में। कई गाँव, लगभग हर भारत के हर बेंचमार्क ऊपर आ गया, बेंचमार्क ऊपर आ गया है। ट्रैक्टर चलने लग गए हैं, लाइट की सुविधाएं अच्छी हैं, कनेक्टिविटीज़ हैं। तो कोई अगर फार्मिंग रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आपकी भैंस की चमड़ी आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहला आपको विरोध घर से मिलेगा। नर्मदा माई की कृपा है कि मुझे वो विरोध झेलना नहीं पड़ा, ना मेरी श्रीमती ना मेरे माता पिता, किसी से नहीं, साथ ही रहा उनका हमेशा। और ये प्रोडक्ट के नामकरण भी लगभग सब उन्होंने, काफ़ी सारे उन्होंने ही किए हैं। उनका साथ रहा है शुरू से, डे 1 से साथ रहा है कि आप करिए, सरल, लेकिन आपको विरोध झेलना पड़ेगा। जब हमने यहाँ लेमन ग्रास और तुलसी की खेती लगाई, तो तुलसी हमारी इतनी बड़ी हो गई थी, तो आपको जहाँ भी जाके आप काम करोगे, लोकल स्तर पे गांव का भी आपको विरोध थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं डंडे लेके आपके पीछे पड़ेंगे, लेकिन गांव का विरोध आपको झेलना पड़ेगा। नया काम आप कुछ भी करोगे तो आदमी तुरंत आता है, किंतु समय के साथ वो एक ऐसी चीज़ है जो घुल जाती है। आज यहाँ रोजगार दे पा रहे हैं गाँव के लोगों? हाँ, करीब 4 लोगों को नियमित रोजगार है, 5 लोगों को नियमित रोजगार है। दोनों प्रकल्पों के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण भी, और जो ये छोटे छोटे गेस्ट हाउस हम चला रहे हैं, दोनों के कारण। और टेम्पररी तो हमारे करीब 20-25 चलते रहते हैं। करेक्ट, फैंटास्टिक। ओके, तो ये गेस्ट हाउस का आप बता रहे हैं, तो ये हाउ हैज बीन दिस एक्सपीरियंस गेस्ट हाउस वाला? गेस्ट हाउस अभी तो खैर ये चलन तो बहुत बढ़ रहा है। चलन बहुत बढ़ रहा है। एक ये विजन 2014 में जब ये खेत खरीदा था मैंने, तब भी था ही, क्योंकि एक कस्टमर के नाते मुझे भी ऐसा अच्छा, होटलों से पक गए थे। फिर जब ये सोलर डिहाइड्रेशन का प्रकल्प हमने शुरू किया, तो इंदौर के काफ़ी सारे लोग उत्सुकतावश देखने आते थे कि ये क्या नवीन चीज़ हो रही है। ऐसे ही एक बार हमारे एक एसडीएम साहब थे, वो आए, ढोके सर थे, उनके साथ एमपी टूरिज्म बोर्ड के डायरेक्टर थे, वो आए। उन दोनों को प्रोजेक्ट अच्छा लगा, उनको हमने दाल बाटी बना के खिलाई। या महेश्वर में कई फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं, इंटरेक्शन होता है, कहते हैं खेत दिखाने ले चलो, तो हम पहले भोजन खिलाते थे और बर्तन तक हम महेश्वर से लेके आते थे, क्योंकि यहाँ कुछ सेटअप, कुछ भी सेटअप नहीं था। कहीं 4 ईंट रखे, लकड़ी जलाई, और दाल भी कई बार उबाल के वहीं से लाते थे, यहाँ बघार के खाली छोक लगा देते, और कंडे वंडे ला के बाटी वाटी सेक दी। वो ऐसा खाते खाते लोग खाने के लिए आने लगे हमारे पास। अच्छा, तो खिलाना शुरू किया, खेत का खाना ताज़ा ताज़ा खिलाते थे, आनंद आता था। टूरिज्म के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप फार्म स्टे पॉलिसी में आप अब रुकाना भी शुरू करिए। विजन था एक समय के लिए, जब सोलर डिहाइड्रेशन में घुसे तो वो भूल गए कि इस तरफ भी हमको जाना है। मैन्युफैक्चरिंग चीज़ ऐसी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें भुला देती है, इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाता है, बहुत इन्वॉल्वमेंट। तो जब उन्होंने बोला कि हाँ, कि क्लिक किया कि अब इस पे काम करना हमको शुरू कर देना चाहिए, तो वहाँ पे हमने गेस्ट हाउस, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो कि जो कहीं देखने को नहीं मिले। और हमारा जो पूरा प्रकल्प का एक और मूल सिद्धांत है ब्लेंडिंग, जिसको कहते हैं हम, प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न साइंस के साथ ब्लेंड करते हैं। हमारा जो तरंगिनी गेस्ट हाउस आप देखेंगे, वो मिट्टी की दीवार है, सीमेंट का प्लास्टर है, वापस उस पर मिट्टी और गोबर का पेंट है। वो एक पेंट भी हमारा प्रोडक्ट है, भूगौरी लेप नाम से,
जो आपको नेचुरली 4 से 5 डिग्री इंसुलेट कर देगा, ठंड में भी और गर्मी में भी। तो उसको इस तरह से बनाया कि लोग आते हैं तो वहाँ पे एसी की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको, गर्मी में भी। कूलर भी आपको रात को 12-1 बजे बंद करना पड़ेगा, इतना ठंडा हो जाए। तो इस तरह से लोग आके ठहरने लगे। जब लोग ठहरने लगे तो पिछले लगभग 1-1.5-2 साल से हम लोग सब्जी भी अपने खेत में उगा के खिलाते हैं। करेक्ट। जाओ भाई, टमाटर अपने हाथ का ही तोड़ लाओ, ये पत्ता गोभी अपने हाथ की तोड़ के ले आओ। तो वो जो आनंद मिलता है लोगों को, करेक्ट। तो अच्छा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स अच्छा है, पॉलिसी बहुत अच्छी है। हाँ, ये भी मतलब देखिए क्या होता है कि व्यापार करने में जो बाकी सारे चैलेंजेस हैं, उसके साथ एक चैलेंज आता है जिसको मैं कहूँगा लाइजनिंग का, समझ लीजिए खत्म हो गया कि है। ऐसा क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा स्टार्टअप में 2019 से चला रहा हूँ, 18। और जैसे FSSAI आपने लिया हुआ है, देखिए आपको लैब तक तो लेके जाना पड़ेगा प्रोडक्ट, हाँ, टेस्टिंग करानी पड़ेगी, वापस आना पड़ेगा। किंतु जो आवेदन हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं। लैब टेस्ट की रिपोर्ट दे दो, ऑनलाइन जाएगा, किसी के जी उजूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। GST में लगभग 2019 पर ये चलो, आप तो ऑनलाइन और इन फैसिलिटीज को यूज कर पा रहे हैं, आप गांव वाले कर लेते? कुछ नहीं लगेगा आपको, 1-2 महीने लगेंगे, आप सीख जाओगे। नहीं, अभी क्या पोजीशन है? अभी गांव वाले बहुत सही है। अच्छा, अब एक की छोटी सी अगर बात बताऊं, यूपीआई ने कितना बदल दिया गांव को। हाँ, वो तो खैर सबके सामने है। नगद लेके गांव का आदमी भी बहुत कम घूमता है। करेक्ट। एकदम जो 50s का बॉर्न है या वही, वो ठीक है, वो जो एक एज के बाद आदमी में वो आ जाता है। गांव की राशन दुकान पूरी यूपीआई पे चल रही है, ट्रैक्टर वाले यूपीआई पेमेंट्स ले रहे हैं। अच्छा, तो मैं बता रहा हूँ, मैं 2019 से GST भर रहा हूँ, आज तक ऑफिस नहीं देखा है कहाँ है, मुझे पता भी नहीं। आप पूछोगे तो गूगल करना पड़ेगा GST ऑफिस कहाँ है, इनकम टैक्स का ऑफिस कहाँ है। और ना कोई आपके यहाँ कोई नहीं आया आज तक। ना, जिसको मैं आज ही हमारे बच्चों को, टीम को, ये सब यंग बच्चे हैं 20-20, 22-22 साल के, तो इनको मैं कल रात को वहाँ बैठ के और लाइसेंस परमिट राज्य नाम की क्या चीज़ थी वो बता रहा था। तो मतलब वो समस्या आपको नहीं है अभी तक? मैं मतलब बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि जिस तरह से वो हमको समय बचा के दे रहे हैं कि आप प्रोडक्टिविटी में लगो, ये फालतू के काम छोड़ो। छोटा सा उदाहरण है फास्टैग। हाँ, सही बात। जाओ भाई, क्या यहाँ खड़े रह के क्या करोगे? करेक्ट। सेम चीज गोज विद GST, सेम चीज गोज विद इनकम टैक्स फाइलिंग, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। गया ही नहीं हूँ ऑफिस आज तक, पता ही नहीं, होगा भी नहीं मुझे लगता है। 4 आदमी बैठ के कंप्यूटर पे पूरे रजिस्ट्रेशन। ये आपने इसका वो भी कर लिया सब, कॉपीराइट एंड ऑल? हाँ, ट्रेडमार्क वो भी सब आराम से ऑनलाइन। थोड़े से हैसल्स आ सकते हैं, पर वो आपकी गलती होगी, आपको स्वीकार करना होगा कि ढंग से कोई चीज पहुंच नहीं पाई है। तो किंतु हमारा 99% काम टाइम जो है, समय प्रोडक्टिविटी में जाता है। लाइजनिंग वगैरह का चक्कर खत्म हो गया। और मतलब इसके लिए तो मैं दंडवत करके भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे पिताजी लोग जो बताते हैं कि क्या स्थिति थी, वो मैंने भी एज अ पायलट देखा है। जब 2007-2009 में मैं पायलट के लिए ट्रेनिंग के लिए जाता था, मुझे हर बार एग्जाम देने से पहले साबित करना पड़ता था कि मैं भारत का नागरिक हूँ। गेजेटेड ऑफिसर के दरवाजे के बाहर 20-20 मिनट बैठे रहते थे और तुच्छ भावना मन में आ जाती थी कि क्या कर रहे हैं। उसके लिए तो बहुत ज्यादा धन्यवाद है। यहीं बैठे बैठे कंप्यूटर से हम भेज देते हैं, हमारे CA जहाँ भी वो बैठ के फाइल कर देते हैं, एक OTP आता है और हमारा काम हो जाता है। इसके लिए 2 दिन लग जाते हैं मुझे। करेक्ट। मैं जाता गाड़ी लेके ऑफिस में, सर जमाने की हैसल थी वो। 2 दिन तो एक बार के, वो 4 बार जाना पड़ता है। तो वो सब सही बात, ये सुविधा है गाँव, यहाँ बैठ के है। तो ये मतलब एक तरह से आपने जो एक ये कॉम्बिनेशन एक क्रिएट किया है, क्रॉप के बाद अगला आपने वैल्यू एडिशन करके उसको ड्राई करके ये पैकेज्ड ये किया, और साथ में ये जो रूरल टूरिज्म हम कह सकते हैं, ये तीनों। और इस सब का बेस आपका बहुत छोटी सी जमीन है, मतलब नॉट इवन 0.8 एकड़। हाँ, मतलब नॉट इवन 0.8 एकड़। एंड स्टिल इट इज, जिसको कहना चाहिए, यील्डिंग इनफ मनी है ना। ऐसा भी नहीं है कि गुजारा नहीं हो सकता या और फिर इसको बढ़ने की बहुत संभावना है। जमीनें तो मिल ही जाएंगी, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है, मतलब खरीद भी सकते हैं, किराए पे भी ले सकते हैं। तो ये टूरिज्म वाला, इसमें कितना स्कोप नजर आ रहा है? ये है टूरिज्म का स्कोप? देखिए, टूरिज्म तो जा इसी तरफ रहा है। आपको केरल से लेके और हमारे गंगोत्री तक भी आप जाएंगे तो आज का चलन होमस्टे का ही है। और विशेष हमारी जनरेशन, आपके मुझके बीच में एक जनरेशन गैप है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। हमारी जो जनरेशन और हमारी बाद वाली जनरेशन है, ये लोग कंक्रीट जंगल्स में इतना ज्यादा सैचुरेटेड है। मैं खुद था, मुझे ऐसा लगता था कि आप
फलाने होटल में चले जाओ, उसके बाद ढिमकाने होटल में चले जाओ, वही है। करेक्ट। बेडशीट का रंग भी वही मिलेगा सर आपको। हाँ सही बात। और वो ह्यूमन टच जो मिलता है वो नहीं है, वो नहीं मिलता। वो कहीं आप होम स्टे में जाओगे आपको एक ह्यूमन टच मिलेगा। क्योंकि देखिए एमपी टूरिज्म की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। हमको सीधा सीधा है कि यू कैन नॉट 12 लोगों से ज्यादा आप रुका ही नहीं सकते हो, तो ऑटोमेटिकली वो ह्यूमन टच आ ही जाएगा ना, जब क्वांटिटी, इट इज क्वालिटी ओरिएंटेड। करेक्ट। ये है, और आने वाला समय होम स्टे का ही है। राइट। ये होम स्टे, फार्म स्टेज, ग्राम स्टेज, विदेशी जो आ रहे हैं, अच्छा जो कल्चरल एक्सचेंज होता है इसके कारण। करेक्ट। तो अब इसको स्केल अप करने के लिए लग रहा है आपको ये फंडिंग स्केल वगैरह अप की वाली कुछ चीज बातें ऐसे चल है रही नहीं, है? ये स्केल अप हो ऐसा प्रोजेक्ट है ही नहीं। है ही नहीं, पर एटलीस्ट मल्टीपल साइट्स तो हो ही सकती है ना। मल्टीपल साइट्स हो सकती हैं और वो हो रही हैं। या ये जो ड्राइंग डाउन वाला जो ये तो स्केल अप, ये तो बिल्कुल स्केल अप होगा। कैन बी स्केल्ड अप। तो इसके लिए कहीं है कुछ संभावना है कि हाँ संभावना बिल्कुल है। हम लोग, मैं बता रहा हूँ, 3 प्रोडक्ट से चालू किया था, आज लगभग आप देख रहे हो 8-9 प्रोडक्ट हैं रेगुलर सेल्स में है। और जो हम रिटेलिंग कैसे कर रहे हैं इसकी? कुछ स्टोर्स हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, कुछ स्टोर्स में हम लोग देते हैं इंदौर में इस तरह से, और बाकी जो गेस्ट आते हैं वो खरीद के ले जाते हैं। तो हमारा ऐसा है कि हम जितना बना रहे हैं उतना हमारा साल भर में बिक जाता है। तो एक के बाद एक देखिए, मैं वो हमारा वो स्टार्टअप है 2018 में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन किया था। हमारा वो स्टार्टअप है जो पहले दिन से प्रॉफिटेबल है। ओके, ग्रेट। हम लोगों को आईपीओ की तरफ जाना नहीं पड़ेगा, उसके बिना ही हम लोग स्केल अप कर जाएंगे। फैंटास्टिक। तो ये इट्स वेरी इंस्पायरिंग राघव भाई। यानी एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप वेल क्वालिफाइड व्यक्ति हैं अपनी जगह, और एक बहुत अलग प्रोफेशन, यानी मैं जिसको कहूँगा कि एक कोई सामान्य जैसे शिक्षक है प्रोफेशन, जैसा आपने बोला, कोई ख़राब नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये तो कह ही सकते हैं कि कुछ प्रोफेशंस जो होते हैं उनमें ग्लैमर है। हाँ, कुछ प्रोफेशंस में ग्लैमर नहीं है, ड्राई है। पायलट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस प्रोफेशंस। तो इतने ग्लैमरस प्रोफेशन को छोड़कर इसमें आना, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप बता रहे हैं कि आप स्टेज शो वगैरह देते हैं, तो ये आप कुछ ऐसा, मेरे को लगता है यूट्यूब चैनल के थ्रू या किसी भी, क्योंकि क्या है, देखिए ये बात तो सत्य है कि लोग, गांव के लोग खेती करने से उसको अवॉइड कर रहे हैं बच्चे, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उनको शहर की जो लाइफस्टाइल है वो अट्रैक्ट करती है, वो ग्लैमराइज करती है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। मैंने ये भी देखा है कि जो लड़के गांव में काम कर रहे हैं उनकी शादियां नहीं हो पा रही है, बिकॉज गर्ल्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग डाउन टू अ स्मॉल विलेज एंड लिविंग देयर। तो इस पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम किया जा सकता है। ये सब तो आपका एक तरह से प्रोफेशन हो गया, आपका मनी अर्निंग का एक काम है, लेकिन एज अ इंस्पिरेशनल क्या कहना चाहिए, ऐसा सौभाग्य रहा है कि कुछ लड़के भी मुझे देख के वापस, जो जाने वाले थे वो रुक गए। वापस कितने आए मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो जाने वाले थे वो गांव में रुके। और ये कुछ समय की बात है, किंतु अब शहर खोखले होंगे और गांव की तरफ आदमी को आना ही पड़ेगा। समय के साथ रियलाइज करेंगे कि वहाँ रहते रहते क्या खोया है। और यही कहूँगा जो भी देख रहे हैं उनको, ज़्यादा लेट मत करिए। क्रेज तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, हर आदमी चाहता है कि मैं छोटा फार्म ले लूँ, जमीन ले लूँ, एक फार्म हाउस बना लूँ, तो वो तो करो, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो करिए, बिल्कुल करो। ऑक्सीजन ऐसी चीज़ है, उसके पास आप जाओगे ही सही, करेक्ट। किंतु मेहनत है। और मेरे को माँ पिताजी के भी संस्कार ऐसे रहे, उन चीज़ों के पीछे एक EMI फ्री, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रोजेक्ट भी EMI फ्री है, मैं खुद भी EMI फ्री हूँ। ये कॉर्पोरेट कल्चर का एक बहुत बड़ा कोलैटरल लॉस है कि सबसे बड़ा आदमी जो है वो EMI से ढका रहता है, और वो उसको इतनी जिल्लतें सहन करने को मजबूर करता है क्योंकि उसको 1 तारीख को EMI भरनी है। हमारी EMI केवल ये है कि हमारे जो कर्मचारी उनकी तनख्वाह देनी, कोई EMI का चक्कर, और प्रॉफिटेबल है। तो उसका कारण ये है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उस सिद्धांत पे काम करते हैं। करेक्ट। फ़ोन है, स्मार्टफोन है, लेकिन मैं खरीद भी सकता हूँ लाख रुपए का फ़ोन, लेकिन अभी नहीं खरीदता। करेक्ट। 20,000 के फ़ोन से या 15,000 काम चल जा रहा है तो काय के लिए हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। वेरी नाइस। वो एक चीज़ ध्यान रखें जब भी आप, और क्या है कि कोई भी अगर आ रहा है इस क्षेत्र में, तो
रेबेलियस एटीट्यूड लेके आप गांव में कभी काम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही, आपको उसमें एसिमुलेट होना पड़ेगा। जैसे पारसी हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हम चीनी जैसे घुल जाएंगे, वो ऐसा करके ही आप किसी को मीठा कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। आई रियली एंजॉयड स्टेइंग हियर एंड देन टॉकिंग टू यू। और ये आपकी स्टोरी तो खैर बहुत ही सौभाग्य है, इंस्पायरिंग है, रिवोल्यूशनरी है। एंड आई रियली विश कि दिन पे दिन ये जो रूरल टूरिज्म है, हाँ ये बढ़े। मुझे ऐसा लगता है एक दो चीज़ें अगर आप और इसमें एक्सकर्शंस अगर ऐड कर सके साथ में, जो छोटी छोटी जगह है, रावल खेड़ी है, जाते हैं मतलब हाँ ये वो इसका कोई हमारा व्यवस्था एक आप कर दीजिए। हाँ, इस जैसे तरह से सर्किट्स बना मांडू देते है, हैं, हाँ वो एग्जैक्टली चले जाइए, कुत्ता हो जाए, कोई दूसरा गांव जाके देखो कैसा है। करेक्ट। एक और मुझे जगह देख के ऐसा लगा कि कुछ गिल्ली डंडा वगैरह रख दिया, वो खेल कूद के दो चार पांच लोग आएंगे तो करेंगे क्या, खेलते ही हो तो यस दे कैन डू समथिंग अबाउट इट, बट इट्स रियली नाइस। और ये एम्बियंस और ये माहौल तो जबरदस्त है, बेसिक है, बहुत बढ़िया, बेसिक लग्जरी है। नहीं लग्जरी यही लग्जरी है, सही यही मायने लग्जरी में, है, सही बात है, यही लग्जरी। नेचर से दूर जाके क्या ही लग्जरी रहेगी, ये तो इट्स वेरी नाइस। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं राघव भाई जी, नर्मदे हर। एंजॉयड टॉकिंग टू यू। नर्मदे हर। वाह भाई वाह, बहुत दिनों बाद इतनी देर नीचे बैठ लिया।